यही मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि इतनी हिम्मत एक आम महिला में, एक आम लड़की में इतनी हिम्मत कैसे आई कि तमाम सरहदों को पार करती हुई वो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए यहां तक पहुंच गई। मेरी हिम्मत बता रही हूँ सर, मेरे पति हैं और जब तक पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल तक का सफ़र मेरा लीगल था, उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। सिर्फ एक ही बॉर्डर था जो मेरे लिए थोड़ा डेंजर था, वो था भारत का बॉर्डर और नेपाल का बॉर्डर, क्योंकि वहाँ पे मेरे लिए कोई कागज़ मेरे पास नहीं थे। हाँ, सिर्फ इनका नाम था मेरे पास, पापा का नाम था और इनका एड्रेस था। लेकिन उसी के मुताबिक मैं यहाँ एक और इल्जाम लग रहा है, वो ये है कि जासूसी का शक भी जताया जा रहा है। इस पर भी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि पासपोर्ट को लेकर भी एक सवाल था, फर्जी आधार कार्ड को लेकर भी सवाल था। आपके भाई पाकिस्तानी फौज में हैं और इसीलिए ये फौज, आप ही ने कहा भी कुछ देर पहले, तो इस तरह से एक शक जताया जा रहा है। जी मैम, एक बार हम जानना चाहेंगे आपके परिवार में कितने सदस्य हैं अभी, और क्या आपका संपर्क होता है? ये बताया आपको, आपने बताया सचिन के बारे में उनको? ऐसे मेरी दोस्तों को पता था इनके बारे में, परिवार में पता नहीं था। बाकी जो मेरे एक ही भैया हैं और मेरे जो अपने परिवार में और कोई नहीं है। मेरे जो मतलब 2 बहनें हैं, एक बड़ी बहन शादीशुदा है, मामा के लड़के की बहू है, और जो दूसरी मेरी छोटी बहन है, वो मेरी छोटी बहन और भैया गाँव में रहते थे। जी सर, मैम जी। तो आपके भाई जो हैं वो पाकिस्तान की फौज में हैं, ये आप मान रही हैं? कांटेक्ट नहीं। जी सर, मान रही हूँ। उनको और पता इसका मेरे चला साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। आपके मैंने इस कभी भी फैसले के यहाँ बारे उनसे में बात करने के, आपके इस फैसले के बारे में उनको पता चला कि आप हिंदुस्तान आई हुई? अब पता पड़ गए होगे। 4 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। सीमा जी, आपके पास से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। जी सर। और एक सिम कार्ड बरामद हुआ है, 2 VCR कैसेट मेरे बच्चों के पास थे। ज्यादातर चैट डिलीट होने का इल्जाम भी लगा है। VCR 4 जन्म प्रमाण पत्र भी मिले हैं। यहाँ आते ही जी 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 बताइए। जब मतलब हाँ, वो मेरे बच्चों के हैं जो पैदाइशी बनते हैं वो हैं, और जो 2 रील हैं, एक में मेरी मम्मी की रिकॉर्डिंग है, मेरी मामा की शादी की है, एक में मेरा बचपन है, तो वो मैं ले आई याद के तौर पे कि मैं वहाँ जाके देखा करूँगी, क्योंकि मेरा वापसी जाने का कोई इरादा नहीं है। तो मैं वो ले आई थी, वो मैंने पुलिस को दी। आप अंग्रेजी भी फराटेदार बोलती हैं। मेरे पासपोर्ट हैं वो बिल्कुल लीगल हैं। जी जी, अंग्रेजी भी फराटेदार बोलती हैं, कंप्यूटर की भी जानकारी आपको है। इतना माहौल पाकिस्तान में ऐसा था मोहब्बत का कि आप इस तरह कंप्यूटर की नहीं है? नहीं है। अच्छा, नहीं, ये मैं जानना चाह रही हूँ, ये माहौल जानकारी नहीं है मैम। पाकिस्तान में जिस तरह से आप PUBG से जुड़ी, देखिए एक मॉडर्नाइज प्यार है सीमा जी, जो कि देश इस वक्त देख रहा है आपको, और ये जानना चाहता है कि PUBG के जरिए आप सचिन से मिलती हैं और ये डिजिटल मुलाकात होती है और फिर मोहब्बत होता है। कोई शहादत उसमें नहीं है। जी, मैं आऊंगी हैदर साहब, आप पहले सीमा जी को कंप्लीट करने दीजिए। जी बताइए। PUBG में हमारी मुलाकात हुई, बिल्कुल PUBG में हमारी मुलाकात हुई। हैदर को भी पता था शुरू में कि मैं PUBG खेलती हूँ। अच्छा, हैदर को पता था कि आप PUBG खेलती हैं, लेकिन PUBG तो एक ऑनलाइन गेम है, मतलब बिल्कुल उसमें पता था। आपको ये तो पता चल जाता है कि सामने से कौन खेल रहा है आपके अगेंस्ट, लेकिन वो कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके बारे में कोई जानकारी होती नहीं है। अगेन नहीं खेला जाता। मुलाकातों तक कैसे पहुंच गया मामला? अगेन नहीं खेला जाता। 4 पार्टनर होते हैं, साथी होते हैं 4, और साथ में वो मतलब उसमें माइक ओपन का सिस्टम होता है कि आप बात भी कर सकते हो, चैट भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ तक का सिस्टम होता है। तो उसमें अगेन नहीं खेलते। हम पार्टनर थे गेम के अंदर, पार्टनरशिप में खेला जाता है, 4-2 ऐसे पार्टनरशिप में खेला जाता है। तो ये मेरे गेम में साथी थे। अच्छा, ना कि ये थे कि मतलब अगेन नहीं। 60 बंदे होते हैं PUBG में, 60 बंदे होते हैं, तो हर कोई 4-4 करके खेलते हैं। अच्छा, यानी आप और सचिन मिलकर PUBG खेलते थे एक टीम में? जी बिल्कुल, बिल्कुल सर। हैदर साहब, आपको जानकारी थी PUBG खेलती है सीमा जी? घर को लात मार के ऐसे ही होता है। देखो इसकी सगावत देखो, इसकी सच्चाई देखो। जी, आपको जानकारी थी? कहना पड़ रहा है सीमा से। जानकारी थी कि सीमा जी PUBG खेलती हैं? हैदर को ये, हैदर जी ये तो हाँ, ये छोटा मोटा ये बात करता था। वॉइस मैसेजों में भी मैं आपके पास वॉइस मैसेज भी सेंड करता हूँ कि भैया इसकी आवाज आ रही है PUBG का। PUBG में हमें तो ये, मेरा तो घर वाली था PUBG में, कोई मेरे से इनने डिमांड तो नहीं किया कि मुझे तलाक दो या मुझे छोड़ो। तो PUBG तो फरहान भी खेलता था मेरा बेटा। ये भी बोलता है कि हम जो है ना थोड़ा टाइम निकाल के खेलते हैं, आप को मैं थोड़ा PUBG खेल रहा हूँ। अच्छा, ये खेल रहा था, ये तो हकीकत है। जी जी। अच्छा, हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त गुलाम हैदर साहब भी जुड़ गए हैं।
सऊदी अरब से, वो भी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, आपको सुन भी रहे हैं। जी मैम। गुलाम हैदर साहब, क्या ये बात सही है? जी मैम। सीमा जी ये कह रही हैं कि आप लोगों का तो डिवोर्स हो चुका है। नहीं सर, डिवोर्स हुआ ही नहीं। ये आप इनकी बातों से आप समझ सकते हो कि सच क्या है और झूठ क्या है। सीमा अभी भी मेरे पति है और मैंने कोई डिवोर्स नहीं दिया। हमारा लव मैरिज था। ये बातों को पता नहीं क्यों छुपा रहा है, या दबाव के शिकार में है या किसी खौफ में है। हम इसको कह रहा हूँ कि मैं अभी भी तुम्हारा पति हूँ, श्योर हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं सर। सीमा अभी भी समझ जाओ, मैं तो हर दरवाजा खटखटाऊंगा, मोदी सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, कहीं तक भी नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा घरवाली है। और ये सर अभी एक बड़ी बात है पॉइंट वाली कि ये मेरी घरवाली अभी नामहरम के साथ ये रह रहे। भारत मीडिया दिखा रहा है, उसको माले पहनाया जा रहा है और तालियां बजाया जा रहा है। ये किस कानून के तहत में है? हिंदू धर्म में है, मुस्लिम धर्म में है? आप नहीं, गुलाम हैदर साहब वो कह रही हैं, सीमा कह रही हैं कि उन्होंने दिल से हिंदू धर्म अपना लिया है, अब वो सचिन के साथ ही रहेंगी, हिंदुस्तान में ही रहेंगी। स्वीकार कर लिया है, बिल्कुल कर लिया है, बिल्कुल। नहीं सर, ये ऐसा कैसे स्वीकार कर सकता है? हैदर से मैं यही कहना चाहती हूँ, कुछ होते सरकार है, हर चीज है, हर मेरी बात सुनो हैदर साहब, मेरी बात सुनो, कौन सच है कौन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपके पति कह रहे हैं कि एक तो आपने डिवोर्स नहीं लिया है और तलाक से पहले आप ये कैसे फैसला ले सकती हैं? इनके कहने से कह रहे हैं गुलाम हैदर। एक मिनट गुलाम हैदर, गुलाम हैदर जी आप एक सेकंड रुक जाइए, जवाब ले लेते हैं। आपने अपनी बात रखी, सीमा जी से ही जवाब ले लेते हैं जो इस वक्त ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। सीमा जी, आपके पति कह रहे हैं, गुलाम हैदर कह रहे हैं कि आपने डिवोर्स नहीं लिया है, तलाक नहीं लिया है और उससे पहले आप दाखिल हो गई भारत में और आपने इस तरह से ये बात सामने आई है, तो आपने तलाक नहीं लिया है, ये कह रहे हैं वो। आप 2 मिनट जी, आप 1 मिनट उनको चुप करा दें या उनकी माइक बंद करें ताकि मैं बात अपनी पूरी कर सकूं। बोलिए सीमा जी, बोलिए। पहली बात हैदर से मैं ये कहना चाहूंगी, क्या कभी तुमने मेरी इज्जत करी? क्या कभी मेरी रिस्पेक्ट करी उन्होंने? क्या कभी इनकी माँ ने या इनके पापा ने मुझसे बात करी? मुझसे बात करने दीजिए, उनकी बंद कर दें, उनकी माइक 1 मिनट बंद कर दें, मेरी बात करने दें। ठीक है सीमा जी, गुलाम हैदर साहब दोनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं। गुलाम हैदर साहब, रिक्वेस्ट आप दोनों से ये है कि एक वक्त में एक ही बोले। अब गुलाम हैदर साहब आपकी बात हो गई, सीमा उसका जवाब देना चाह रही हैं, अब सीमा को सुनिए, बोलिए नहीं गुलाम हैदर साहब, फिर मैं आपके पास आऊंगा तो बोलिएगा। सीमा बोलिए। जी सर, इनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर मुझे। इन्होंने मुझे 1 बार नहीं 3 बार तलाक दी थी। जब मैं इनसे ही पूछें, जब हमारी शादी हुई थी कुछ समय बाद इन्होंने मुझे 1 बार तलाक दी, तब मेरे पापा ने इनके साथ मजबूरन मुझे रखा कि ऐसे तलाक नहीं होती, पर दी थी। मैं पापा के आगे मजबूर थी। उसके बाद इन्होंने मुझे कई बार मारा है। इनसे पूछें, क्या इन्होंने मुझे बहुत बार कई बार नहीं मारा अपनी माँ के कहने से? क्या इनके पहले 2 बच्चे नहीं हैं? क्या इनके जो पापा हैं उनके सगे पापा नहीं हैं? और क्या उनके जो सगे पापा नहीं है, क्या इनकी बेटी को बेचा नहीं है 2.5 लाख में? ये बात। इसके बाद जो अभी ये दावा कर रहे हैं इनके पापा, क्या कभी जिंदगी में इनके पापा ने मुझे फोन करी? क्या हमारी कभी बात हुई? कभी भी नहीं हुई, जो इनके पापा हैं। और रही बात हैदर की, तो ये मेरे पति नहीं है, इन्होंने खुद क्या आप कह रही हैं, एक बार दोहराइए। इनमें ये रवाज है, जो हैदर के पापा हैं उनका रवाज है कि बेटी जितनी छोटी हो बड़ी हो, कोई पैसा देकर उनको देते हैं, रिश्ता कर देते हैं, मतलब शादी करवा रहे हैं। इनका सिस्टम है। इसी कारण इनके पापा मेरे घर नहीं आते थे, क्योंकि मेरी बेटियां थी और मुझे डर था कि कल ये मेरी बेटियां बेच देंगे। मौजूद है राघोपुरा गांव में, जो कि ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। आज बात एक लड़की की, उस लड़की की जो अपने प्यार की खातिर पूरी दुनिया से लड़ गई। नाम सीमा, मुल्क पाकिस्तान। मैं प्रीति रघुनंदन उसके मायके की कहानी आज आप तक पहुंचाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम निधि वासंदानी है और मैं सीमा के ससुराल की कहानी पहुंचाऊंगी, जो कि सिंध से है। पाकिस्तान के सिंध से कैसे वो ग्रेटर नोएडा आ गई, ये कहानी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। और पाकिस्तान की बात होती है तो वो बहुत स्टीरियोटाइप है। महिलाएं भी ज्यादातर पर्दे में रहती हैं और सिंध एक ऐसी जगह जो कि हॉरर किलिंग के लिए कुख्यात भी है। आज कट्टर पाकिस्तान की सीमा की
प्यार की कहानी आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। साधारण से बैकग्राउंड की एक लड़की जो कि पाकिस्तान के एक पिछड़े इलाके से आती है, वो आखिरकार एक वायलेंट गेम जिसे पबजी कहा जाता है वो कैसे खेलती है, उसके प्यार की कहानी, उसकी बहुत चर्चा हो रही है, उस पर भी आज बात होगी। नमस्कार, मैं ऋतु रोहिणी। भारत पाक के प्यार से जुड़ी हुई फिल्मों में, कहानियों में हीरोइनें जो है वो या तो हीर हैं या राजी हैं, लेकिन सीमा प्रेमिका है या फिर एक जासूस, इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगी। सीमा की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती, लेकिन उन तमाम कहानियों के बीच ऐसा बहुत कुछ है जो आप सीमा के बारे में, जो पाकिस्तान से यहाँ ग्रेटर नोएडा तक का सफ़र तय कर चुकी हैं, आपने नहीं जाना होगा, नहीं सुना होगा। तो उन्हीं कहानियों को हम आज TV9 भारतवर्ष पर बेपर्दा करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे सीमा, कि आप बचपन में किस तरह से आपका पढ़ना लिखना हुआ, आपकी परवरिश कैसे हुई, माता पिता का प्यार, भाई बहन, क्या क्या रहा, एक एक करके सिलसिलेवार शुरू से आप बताइए। मैम, पहले तो मेरी जो मम्मी थी, हम बहुत छोटे थे। मेरी छोटी बहन है जो अब 20 साल की है, वो मम्मी तब बहुत छोटी, 2 महीने से 3 महीने की थी, मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो इसलिए माँ हमने कभी देखी नहीं। हमारे पापा ही हमारी माँ थे, पापा ही हमारे पापा थे। तो गांव में हमें पली बड़ी हूँ, वही गांव के खेतों में घास फूस करना, ये वो करना, हम वहीं पे रहते थे गांव में। बचपन से गांव में रही हूँ मैं। तो स्कूल कभी गई नहीं हूँ, ट्यूशन पढ़ी हूँ। पापा ने, जब मुझे बहुत शौक़ था हम तीनों बहनों को, तो हमारे पापा बहुत अच्छे थे, जैसे माँ भी थे और पापा भी थे। तो उन्होंने ट्यूशन पर बिठाया और एक सरकारी स्कीम खुली थी वहाँ, घर घर बच्चों को पढ़ाना, जो महिलाएं सिंध में नहीं निकलती ज़्यादातर, तो उन्हें घर घर पढ़ाया जाए। तो वहीं से मैंने थोड़ी सी शिक्षा ली, तो 5 तक, ज़्यादा नहीं मेरी शिक्षा है मैम। जी मैम। शादी कब हुई, क्या उम्र में शादी हुई थी? मेरी तब मैं 18 से 17 साल की थी मैम, छोटी। इतनी जल्दी शादी हो गई, राजी थी? राज़ी नहीं थी मैम, मैं किसी और को पसंद करती थी और मेरी इनसे शादी करा दी गई। तो आपने माता पिता को बताया था? मेरे पापा को पता था, मम्मी तो थी ही नहीं। तो हमारे यहाँ पसंद की शादी, अगर किसी को पसंद करना क्राइम माना जाता है मैम, गांव में क्राइम ही माना जाता है। यहाँ तो उनकी कहीं दूर शादी कर देते हैं, कहीं भी कोई भी कैसा रिश्ता मिल जाए तो उनकी दूर शादी कर देते हैं। ससुराल भी सिंध में? जी दूर है थोड़ा, पर सिंध में है। मेरा सवाल इस बात को लेकर है सीमा आपसे, जिस जगह पर आपकी परवरिश हुई है और जिस मुल्क में, जिस कट्टरता की हम बात करते हैं पाकिस्तान में, वहां रहते हुए आपने इस प्यार के लिए वो हिम्मत कैसे जुटाई? आपने कहा पहले आप किसी और से प्यार करती थी, उसके बाद शादी आपकी हैदर के साथ भी हुई, और सचिन के साथ जुड़ना, किस तरीके से उस प्यार के एहसास को समझते हुए आप इतना बड़ा कदम उठा पाई? मेरी पहले तो शुरू में तो मैंने नहीं सोचा था कि कभी मैं भारत आने का सोचूंगी भी। हम गेम खेलते थे साथ में, तो अच्छा लगता था इनके साथ, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। मेरे पति तो दूसरे देश में थे, मेरे पापा ही थे, वो ऑटो रिक्शा चलाते थे, वो रात को आते थे और सोते थे, सुबह को चले जाते थे। तो हमारे 2 कमरे थे, छोटा सा घर था, ज़्यादा बड़ा घर नहीं था। तो इनके साथ गेम खेलना, बात करना अच्छा लगता था, क्योंकि अकेली रहती थी, बच्चे मेरे छोटे थे तो वो सो जाते थे, या वो मतलब बातचीत इतनी नहीं करते थे। तो मुझे इनके साथ इतना अच्छा लगता था टाइम स्पेंड करना, दिन में रात में हम बातें ही करते रहते थे। ये इंडिया दिखाते थे, मैं पाकिस्तान, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था इनके से बात। नहीं, मुझे खुशी होती थी कि मैं किसी इंडियन लड़के से बात कर रही हूँ। एक फीलिंग अलग होती थी जब इनको मैं अपना देश दिखाती थी, अपने वहाँ पे शादी, ये फंक्शन दिखाती थी, तो ये भी इंटरेस्ट से देखते थे और मैं भी इंटरेस्ट से, ये यहाँ के त्यौहार वगैरह मुझे दिखाते थे कि आज हम होली मनाई इन्होंने, तो दिखाते, बहुत इंटरेस्ट, बहुत अच्छा लगता था मुझे। जिन लोगों के बीच आप रही हैं, उनकी सोच से तो आप वाकिफ थी कि किस तरीके से उनका नजरिया है? उनके रहते हुए ये कदम उठाना आसान था? मतलब मैं अकेली रहती थी मैम शहर में। शादी के बाद मैं शहर शिफ्ट हो गई। हमारे 2 कमरे का छोटा सा घर था, मैं और मेरे पापा रहते थे। हाँ, अगर गांव में होता तो इतना नहीं होता, क्योंकि गांव में फ़ोन रखना भी अलाउड नहीं था मैम। मैं कराची में थी तभी मैंने फ़ोन लिया था। जितना मैं समझ पाई हूँ, सचिन से आपके प्यार का जरिया पबजी बना। ये कैसे हो गया? एक लड़की जो कहती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कभी वो मौके नहीं मिले जो मुझे चाहिए थे कभी, लेकिन एक ऐसी गेम जिसे बहुत वायलेंट कैटेगरी का माना जाता है, वो आपको फ़ोन मिल जाना, फिर उतना डेटा मिल जाना, उतना समय मिल जाना कि आप पबजी जैसा गेम खेल पाती थी, और उससे आप कैसे सचिन से जुड़ पाई? मैम ज़्यादातर तो रात में ही पबजी खेली मैंने जब शुरू में ही डाउनलोड करी थी पबजी गेम। सब खेलते थे वहाँ पे, तो पबजी वहाँ सब खेलते थे। कुछ दोस्तें थी मेरी, वो भी खेलती थी, कुछ मोहल्ले के लोग भी खेलते थे। पबजी बहुत अच्छी है, कोई कहता लड़कियाँ मिल जाते हैं, कोई ऐसे, मतलब बहुत मज़ा आता है। 4 लोग बैठ के खेलते थे, तो बातें भी होती, तो अच्छा लगता था। तो मैंने डाउनलोड करी, मेरा लड़का भी खेलता था और मैं भी। फिर अचानक से ये मेरे गेम में आ गए। अचानक से आ जाते हैं, रेंडम में मतलब बोलते हैं,
तो 4 लोग जुड़ जाते हैं, 4 पार्टनर हो जाते हैं, फिर वो साथ मिल के खेलते हैं। तो ये और एक इनके दोस्त थे, मेरा मारिया खान नाम था आईडी में, फेक नाम रखा था क्योंकि अगर अपना नाम रखते नहीं हम आईडियों पे मतलब क्राइम माना जाता है, मारते पीटते हैं घर वाले। तो मैं मारिया खान नाम रखा था मैंने। तो ये लोग आ गए, तो ये लोग खुशी मना रहे थे कि लड़की गेम में आ गए। इनको ना पता था कि पाकिस्तान से मैं, ना मुझे पता था कि ये भारत से हैं। तो ये मुझे मतलब इंटरेस्ट दिलाने लगे कि लड़की है, तो ज़्यादा मजाक करने लगे। मैं तब भी इनसे बात नहीं कर रही थी। जब गेम ख़त्म हो गई हमारी तो इन्होंने चिकन डिनर करा दिया मेरा। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई मेरा पहली गेम और चिकन डिनर हो गया, तो अच्छा लग रहा था। तो फिर इन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी मुझे। अंदर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी होती है, चैटिंग भी होती है, वॉइस भी होती है और वॉइस पे बात भी होती है। तो वहाँ से हमारे गेम खेलना स्टार्ट हो गए। ये 2020 की बात है मैम। ये तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद इन्होंने कहा कि जब भी तुम गेम खेलती हो हम समय पे नहीं मिल पा रहे तो अपना कांटेक्ट दे दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ, आपसे चैट करूँगा, मैसेज कर दूँगा, आप आ जाना। तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट लिया और मैंने इनका लिया, फिर हमने चैट करना शुरू कर दी। मैम पबजी खेलती थी तो फिल्में भी देखती होंगी। राजी एक फिल्म है जिसमें पाकिस्तान जाकर एक हिंदुस्तानी महिला ने शादी कर ली और वो वहाँ जासूस बन गई। और कुछ ऐसे ही राजी फिल्म का नाम है जिसमें आलिया भट्ट ने एक्टिंग करी है। इंडियन मूवी है बॉलीवुड की। ऐसे में आप पे भी ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं, आप भी शक के दायरे में हैं। तो आपके पास क्या दलीलें हैं जिससे आप ये साबित कर पाएंगे कि आप जासूस नहीं हैं? मेरी जो भी दलीलें हैं, जो भी चीज़ें मेरे साथ आई थी पाकिस्तान से, वो भी कस्टडी में है। तो कुछ तो हो गया है कंफर्म, कुछ भी कंफर्म हो जाएगा और मुझे यकीन है कि सच्ची सामने आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। मैं इनकी मोहब्बत में यहाँ आई हूँ। मैंने कभी भी ज़िंदगी में ना जेल देखी थी, ना कभी पुलिस सामने देखी थी। ऐसा मैंने कभी ज़िंदगी में, ना ही मैंने कभी अपना फ़ोटो भी नेट पे डाला था। अगर कोई डालती भी थी तो प्राइवेट, सिर्फ मैं देख सकूँ और यही देख सके। तो आज मैं दुनिया मुझे देख रही है तो थोड़ा अजीब भी है मेरे लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। आई थिंक, मुझे यकीन है इंडियन जो पुलिस हैं, जो यहाँ की काम कर रही हैं मेरे बारे में, वो सच सामने लाएंगे। अच्छा, एक और बात सीमा, जैसे आपने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और अभी बहुत सारी चीज़ें साफ़ हुई हैं और हो जाएंगी, लेकिन जानकारी ये भी है जो चर्चाओं में है आपको लेकर कि आपके भाई पाकिस्तान आर्मी में है, इसलिए आपको लेकर कहा जा रहा है कि आप जासूस हो सकते हैं, जिस बात का जिक्र अभी हमारी सहयोगी रोहिणी ने भी किया। तो भाई आर्मी में कैसे जुड़ा, आप उनसे कितनी आपकी बातचीत है, क्या आपकी आपस में बातचीत में शेयर हुआ कि आर्मी को लेकर क्या तरीका है, पाकिस्तान में कैसे काम होता है, क्या नहीं होता है? बहुत सारी बातें हैं जो आपको शक के दायरे में भी लाती हैं। जी मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पापा की इच्छा थी क्योंकि मेरे भैया को जॉब नहीं मिल रही थी। मेरे भैया हाइट के लंबे और अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, 22 साल के हैं, वो ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। तो उनकी मतलब जॉब नहीं, जो हमारे लड़कों को जॉब नहीं मिलती तो वो फ़ौज में ही भर्ती होते हैं। तो ये मैंने खुद ही सच बताया था और वो अभी भर्ती हुए 2022 में। अभी वो कंफर्म भी नहीं हुए कि आगे वो जाएंगे कि नहीं। अभी उनकी चल रही है, उनकी ज़्यादा सैलरी भी नहीं थी, अभी वो वाकई फ़ौज में भर्ती हुए हैं। नहीं। और आप हिंदुस्तान में आ चुकी हैं, बताया आपने? नहीं, मैं किसी को, मेरे घर वालों को किसी को पता नहीं था। आपके जो पति हैं हैदर, वो जुड़े थे TV9 भारतवर्ष के साथ। उन्होंने कहा कि हम सिंध से कराची चले गए। क्यों चले गए और कहाँ रह रहे थे? क्या परिवार साथ गया था? परिवार साथ कोई भी नहीं आया था। इनके जो गांव हैं, ससुराल से कोई नहीं आया? नहीं, कभी भी मैं उनके साथ नहीं रही। मैं इनके कराची में नहीं रही आप? उनके साथ कभी भी रही मैं कराची में, पर उनके साथ कभी ना रही। इनके गांव हम गए थे एक ही बार, मेरा लड़का हुआ था। तो इनके गांव में कत्ल आम है, लड़की को मारना बिल्कुल ही आम है। इनके जो इनका गांव है ना जेकमाबाद, वहाँ लड़की को मारना जैसे मच्छर मार दिया आपने, ऐसे है, मार देते हैं और कोई इनको रोने भी नहीं देते परिवार को। पाकिस्तान में अभी कहाँ रह रही थी? मैं कराची शहर में शादी के बाद। इसी डर से मैं हैदर साहब के साथ रह रही थी? जी, इसी डर से मैंने हैदर से रिक्वेस्ट करी कि हम यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि कल हमें बच्चे होंगे तो उन पे क्या असर पड़ेगा। वहाँ स्कूल भी नहीं है, पहली बात कोई भी मतलब वो नहीं है। जैसे शहर होता है, बहुत दूर शहर है जेकमाबाद, ये बिल्कुल जंगल में रहते हैं क्योंकि सब क्राइम लड़कियाँ मारते हैं। यहाँ पे आम था लड़की। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं मैम। तो आप अभी हैदर साहब को, जब बच्चों के बाद तो रह रही थी ना आप कराची में, हैदर साहब के साथ ही रह रही? नहीं, हैदर सऊदी अरब थे, 19 में वो चले गए थे। अब 2019 में चले गए? जी, अब तक नहीं आए थे। और 2019 में ही आप नेपाल गई थी? नहीं, मैं 2023 में आई थी मैम। शुरू में मैं 20 में इनसे मिली थी। शुरू में मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इनसे इतना प्यार होगा या मैं यहाँ पे आऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे बीच। हम खाली फ्रेंड थे, फ्रेंड ही रहे 1 साल 1.5 साल तक। फिर जब मतलब मुझे लगा, और मेरे पापा की डेथ होने के बाद ख़ास तौर, तो मैं अकेली सी हो गई मैम। कब हुई डेथ? उनकी 2022 में हुई थी, दिसंबर में।
तो आप इस बात से वाकिफ थी सीमा कि वहाँ पर मारते हैं, काटते हैं, लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो कैसे आपने वो हिम्मत जुटाने की कोशिश की? आपको लग रहा था, माफ़ कीजिएगा, कुछ आपके हाथों पे ये सारे मैं निशान भी देख रही हूँ, ये क्या है? ये किसने, क्या किसी ने किया है? नहीं, मैंने खुद करा था उनके प्यार में। हमारी लड़ाई होती थी, शादी वगैरह पे जाते थे मुझे बताए बगैर, तो इस बात पे हमारी ज़्यादा लड़ाई होती थी, तो इस कारण ये बीड़ी पीते थे मुझसे चोरी चोरी। इन्हीं से सच में। ये चोरी छिपे पीते थे? हाँ, तो मुझे इनके दोस्त फ़ोन करके बताते थे कि बीड़ी पी रहे हैं, तो मेरी कसम खाते, तो इस बात पे ज़्यादा मैं ये खुद को जलाती और काटती। कब की बात है? ये 2022 की बात है, 1 साल पहले। अच्छा, फिर यही मैं कह रही हूँ, आपके साथ बच्चे भी थे, आप अकेली थी, कैसे आप अपना घर चलाती थी? कैसे आपने ये समझा कि आपको किस रास्ते सचिन तक पहुंचना है? क्या आपके पास उतना पैसा था? क्या काम आपने कुछ किया? कैसे आप सचिन तक पहुंचने के लिए ये कोशिश, ये जद्दोजहद करती आई? क्योंकि क्या सचिन के जरिए आपको पता लगा कि आप कैसे उनके पास पहुंच सकती हैं, चाहे वो नेपाल, क्योंकि आप लोगों ने मिलना शुरू किया? ये हम दोनों ने मिलकर सर्च किया था यूट्यूब के ज़रिए, क्योंकि हमें मिलना था। पहले तो मैंने इंडियन वीज़े के लिए बहुत कोशिश करी, वहाँ की एम्बेसी के इस्लामाबाद में है, तो मैं तो जा नहीं सकती। वहाँ रेलवे एजेंट होते हैं, वो दूसरे एजेंट माने जा रही हैं, रेलवे एजेंट जैसे शॉप होती हैं, उनके आगे लिखे थे रेलवे एजेंट, वो सऊदी अरब का, दुबई का, हर कंट्री का वीज़ा भी लगवा के देते हैं और टिकट भी लगा के देते हैं। तो मैं उन्हीं के पास गई कि मैं इंडिया जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने पूछा आपका कौन है? मैंने कहा फ्रेंड है मेरे, क्योंकि ज़्यादातर यही था कि फ्रेंड ने, फैमिली वाले जा सकते हैं भारत, बाकी लोग नहीं जा सकते, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो मैंने इनको बताया कि मतलब ऐसे ऐसे कागज़ मांग रहे हैं, फिर मैं आपके पास आ सकती हूँ वरना नहीं। तो इन्होंने अपने आईडी कार्ड और राशन कार्ड की कॉपी मुझे भेजी और मैंने जमा भी करे वहाँ पे अपने फ़ोटो बगैर दुपट्टे के। उन्होंने कहे थे सर ने कि निकाल के दो, आपके एम्बेसी में जमा कराऊंगा, आपका वीज़ा लगेगा। पासपोर्ट बनवा ली मैंने, तो मैंने वो भी करे। फिर उन्होंने कहा कि एक कागज़ और है, इंडिया से 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तीसरी सरकारी ऑफिसर के कागज़, जैसे ड्यूटी का कार्ड होता है उसकी कॉपी, और उनके साइन में आपको फॉर्म बना के दूँगा, करवाएंगी, तभी आप इंडिया जा सकते हो। तब भी 3 महीने आपको वेट करना होगा और कंफर्म नहीं है कि आपका वीज़ा लगेगा कि नहीं, क्योंकि 100 में से 90% आपका लग सकता है, नहीं लग सकता, और 10% लग सकता है। तो इनसे मैंने बताया, तो हम दोनों बहुत परेशान थे ना, तो मैंने इनको कहा तुम पासपोर्ट बनवा लो, हम दुबई में मिलेंगे, पहली बार मुलाकात का हमने सोचा था कि हम मिलेंगे। तो इन्होंने पासपोर्ट के लिए यहाँ पैसे भी जमा कराए, तो इनको बहुत चीज़ें बता रहे थे, ये समझ ना पा रहे, थोड़े भोले से हैं ये, तो ये समझ ना पा रहे थे। तो फिर नेपाल के बारे में हमें पता पड़ी कि नेपाल में इंडियन लोग बगैर वीज़े के या बगैर पासपोर्ट के आ सकते हैं। तो मैंने इनको बताया कि मैंने कहा तुम नेपाल आ जाओ। इन्होंने भी सर्च मारा था, तो मैंने भी अपना वीज़ा नेपाल का लगवाया। मैं अकेली आई इनसे मिलने के लिए 10 मार्च को। बच्चों की परवरिश करना, 4 बच्चों की परवरिश करना, खुद का घर चलाना, रोजी रोटी कैसे कोशिश करती थी? पैसे कैसे? शुरू में तो मेरे पति मुझे देते थे मैम, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो सच है मैं वही बोलूँगी, मुझे देते रहे, पर रिस्पेक्ट मेरी वो बिल्कुल भी नहीं करते थे। हर बात पे लड़ाई करना, गाली गलौज करना उनकी आदत सी थी। परिवार के वीडियोस वगैरह भी देखे हैं और सब यही मानते हैं कि आप बहुत साधारण परिवेश से, साधारण परिवार से आती हैं, इसीलिए आपकी कहानी शायद बहुत सारे लोगों को उत्सुक भी करती है कि ये सब कैसे मुमकिन हो गया। और बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, उनके मन में ये उत्सुकता आती है कि क्या आप बॉलीवुड की फिल्मों से भी इंस्पायर्ड हैं, कि क्या फिल्में बहुत ज़्यादा देखती हैं, क्योंकि कई बार उनको लगता है कि ये सब शायद हम लोग फिल्मों में ही उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई लड़की कर देगी, वो प्यार में इतनी पागल होगी कि वो सीमाओं को तोड़ते हुए वो ऐसे इधर से उधर चली जाएगी। ये कैसे हो गया, कैसे संभव हो गया? अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है अनएक्सपेक्टेड। फिल्में थी, फिल्में बहुत देखती थी, पर मैं इनको खोना नहीं चाहती थी। एक बार पहले मैंने खो दिया था, वो 2013 की बात कर रही हूँ मैं आपसे। मैं किसी को पसंद करती थी, मेरे कज़न थे वो, तो मैं बहुत उनके लिए दुख दे कि मैं शादी करवा दो। शादी की बात चल रही थी, तो सबको पता पड़ कि पसंद करते हैं तो पसंद एक क्राइम माना जाता है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। बलोचों में तो बहुत, मैं बलोच से हूँ, मेरे पति भी बलोच से हैं जो पहले वाले हैं, तो बलोचों में लव करना बहुत बड़ा क्राइम। वहाँ काला काली कहते हैं, जो लड़का अगर पसंद करे काला, लड़की करे तो काली। तो लड़की को लड़के को तो नहीं मारते, लड़की को मारा जाता है, तो वो रिस्पेक्ट पे बात आती है। और इसी कारण अभी मेरे पति जो चिल्ला रहे हैं, इसी कारण चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनकी नज़र में मैं काली हूँ, तो इनके साथ रहना मेरे लिए सही नहीं है। तो वहाँ पे इसी कारण मैम अभी वहाँ पे काला काली का सिस्टम होता है मैम। एक मोहब्बत आपकी ये है जो आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क से आपके उस जगह पर पहुंचाती है जहां पर आपका प्रेमी रहता है, और एक मोहब्बत आपकी वो है शादी से पहले कि आपके माता पिता ने नहीं चाहा और आपने कहीं और शादी कर ली। तो वो कौन शख्स था, क्या हुआ था जो वहाँ आपके माता पिता ने शादी नहीं की? पूरी बात बताइए ज़रा। ज़हीर नाम था उनका, जेड से ज़हीर नाम था उनका, ज़हीर नाम था उनका जी। तो उनको मैं बहुत पसंद करती थी,
इनको भी मैंने बताया था कि मैंने पहले किसी को चाहा था इतना जितना अब तुम्हें चाहती हूँ, तो मैंने कहा वहाँ मैं नाकामयाब रही, मैंने कहा अब तुम्हें खोने नहीं दूंगी, मैं किसी भी कीमत में इनको खोना नहीं चाहती थी। और मेरा इनसे वादा था, क्योंकि ये भी इनका भी इतना कोई नहीं था पैसा कि मुझे भेजे। इन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ भेजूं, पर मुझे पता था कि इनकी नहीं है स्थिति सही, तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये मेरे प्यार में दाग है कि मैं तुमसे 10 रुपये भी लेती हूँ तो ये गलत है। मैंने कहा मेरे पास आखिरी 1 रुपया होगा, उस पर मैं तुमसे मिलने की कोशिश करूँगी, बाकी मैं हार नहीं मानूंगी। गुलाम हैदर के साथ आप सेकेंड वाइफ थी, लेकिन आप क्या लव मैरिज थी? नहीं मैम, अरेंज मैरिज थी। आपके माता पिता ने तय की थी? पापा मेरे, माता नहीं है मेरी। पिता ने तय की। हाँ, तो सिर्फ साइन ही हुए थे हमारे, ज़्यादा धूमधाम से हमारी शादी नहीं हुई थी मैम। लेकिन ससुराल से दिक्कतें क्या थी? क्यों आप इस तरह से कह रही हैं कि वहाँ हिंसा ज़्यादा होती थी? वो आज भी है मैम, ऐसा नहीं होती नहीं थी, और आज भी है। वहाँ कोई भी अगर मीडिया या कानून वहाँ नहीं चलता, अगर कोई भी जाकर आपके पति गुलाम हैदर भी हिंसा करते थे? बहुत बुरे तरीके से, कि जैसे मतलब वो पले ही ऐसी जगह पे हैं, तो वो अच्छी कैसे बन सकते थे? फिर भी मैंने उनकी बहुत रिस्पेक्ट करी। सऊदी अरब कब गए? 19 में गए, तब से कोई संपर्क नहीं? ना था मैम, बहुत समय तक। आपने दिक्कत बताई अपनी? मैंने नहीं बताई मैम, अगर मैं इनको इनके बारे में थोड़ा बताती ना तो मुझे मार दिया जाता। हैदर ने मुझे एक बार नहीं कई बार तलाक दी, पर कोई रास्ता ना होने के कारण मैं कहीं नहीं जा सकी मैम। फिल्में देखती हैं सच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा? जी मैम, पहले तो सब इंडियन तो सारी फिल्में पुरानी देख रखी, नई का मैं नहीं कहूँगी, पुरानी मैंने। अभी तो गदर फेवरेट लग रही है। कहानी गदर जैसा ही का। रील्स भी गदर गानों पे बहुत हैं, जब वहाँ होती थी तो मैं इन पे ही बनाई। प्राइवेट थी, अब पब्लिक कर दी है, तो इन पे ही बनाया करती थी कि घर आजा परदेसी। इन पे ही ज़्यादा मेरी रील थी कि मतलब मुझे ले जा मुझे परदेसी, इस तरह की मैं लिपसिंग करती थी उन रील गानों पे। तो आज तक मेरे मतलब 814 वीडियो हैं जो पाकिस्तान से यहाँ तक की हैं, सिर्फ इनके नाम से मैंने बनाई। गदर का कोई डायलॉग फिल्म याद है? गुनगुनाती हैं? नहीं अच्छा नहीं गा सकती, मेरे पति गा लेंगे। मैं आपके पति सुन चुके हैं, हमें भी सुना दीजिए, इशारा कर रहे हैं वो, गा दो। नहीं, वो कह रहे मैं गाऊंगा। गाना गा दीजिए उनके लिए। मैंने कहा मैं लिपसिंग कर ली, मेरी आवाज़ अच्छा नहीं है तो सब हंसेंगे मुझे, मैं गाना नहीं चाहती मैम, सॉरी। किस तरीके से इजहार किया था, कैसे उन्हें इम्प्रेस किया था, यही बता दीजिए। इम्प्रेस इन्होंने करा था शुरू में मुझे, पर मैं पता नहीं साथ दी थी, जल्दी से पट गई इनके साथ। और जो ये मैं किया ना, मैं घर से निकली थी सिर्फ इन्हीं के कारण निकली, वरना घर में हाउस वाइफ थी, बस बच्चे पालना, आटा गूंद के रोटी बनाना, इस तरह का मेरा काम था। पिक्चरें देख के ही ख्वाब बढ़ रहे थे? बिल्कुल, जब इन्होंने मुझे बताया, और मैं इतनी खुश हुआ करती मैं इंडिया, अपने अकेले में भी हंसा करती मैं इंडियन लड़के से बात कर रही हूँ, सबको बताती मेरा भारत तक कॉन्टेक्ट है, मैं बस खुश हुआ करती थी मैम। फिर जब इनसे मेरी बहुत मोहब्बत हो गई तो मैं सोचती थी मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। मैं रात रात रोती थी, सारी रात 1-2 बजते आ जाते थे, ये सो जाते थे। मैं यूट्यूब में सर्च मारती थी कि मैं ऐसा नहीं, मेरे बॉर्डर भी सर्च मारे थे, मैं झूठ नहीं कहूँगी कि बॉर्डर से कैसे मैं ऐसा जुनून था कि बस जाना है, कैसे भी करके मैंने जाना है। मैंने बहुत लोगों से मतलब यूट्यूब में कमेंट में मैसेज लिखे कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझे इंडिया जाना है। पर आरोप लगते हैं, आप खुद भी चाहती हैं कि जल्द से जल्द आपको उसको लेकर क्लीन चिट मिल जाए, आप कह रही हैं खुद भी आप परेशान हैं। ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि भारत आने के लिए शारजाह से आप नेपाल होते हुए फिर भारत आए, ये क्यों, ये रूट आपने क्यों चुना? मैम ऐसा है कि हमारे यहाँ से ना भारत डायरेक्ट जहाज़ आएगा, ना नेपाल डायरेक्ट जहाज़ जाएगा। जैसे कनेक्टेड फ्लाइट कहते हैं, मतलब पाकिस्तान से दुबई से काठमांडू, ऐसे जहाज़ उड़ते हैं। सीधा पाकिस्तान से नेपाल जहाज़ नहीं उड़ते मैम। सेकंड टाइम दुबई से मैम, फ्लाई दुबई थी मेरी, दुबई का जहाज़ था फ्लाई दुबई, तो पाकिस्तान से दुबई से मैं काठमांडू आई। अच्छा, ये तो बता दीजिए किस वादे के साथ आप लेकर आए हिंदुस्तान में, तो जो प्यार करते हैं वो तो बता दीजिए पब्लिक को। जो हमारा प्यार है, प्यार का ही वादा है हमारा। प्यार का वादा है हमारा, वादा है इन्होंने मुझे। वादे के साथ यहाँ पर लाए हैं, जिस भरोसे के साथ यहाँ पर लाए हैं, उसके बारे में तो बता दीजिए। मैम बस प्यार का था, हम प्यार करते थे आपस में, के लिए यहाँ तक आ गई। पहली बात तो मैं इसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा कि आलू भरा पराठा, पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। ये शायरी बोल रहे, मैं क्या जवाब दूँ? मुझे शायरी अच्छी नहीं लगती। जो स्टोरी है वो गदर जैसी है। गदर बिल्कुल देखी आपने? बिल्कुल, मैंने इसको नेपाल में दिखाई थी, हमने साथ बैठ के देखी नेपाल में थी। गदर दिखाई है इन्होंने। कुछ डायलॉग बोल दीजिए, इतना रील्स बनाया आप पे इन्होंने। नहीं मुझे याद नहीं, कुछ तो मुझे याद नहीं। देखिए इस मोहब्बत जी, जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और इसी हिम्मत की हम बात कर रहे थे यहाँ पर निधि कि किस तरीके से उस वादे के, सचिन के ही भरोसे वो इतना बड़ा कदम उठा पाई और आज हिंदुस्तान में अपने नए परिवार के साथ हैं। नए परिवार के साथ उतना ही खुश है जितना कोई भी नई बहू उम्मीद करती है कि उसे परिवार मिले। और इसी के साथ ही TV9 भारतवर्ष पर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम व्यूअर्स का जुड़ने के लिए। सीमा जी, एक और जानकारी जो लगातार सवाल खड़े करती है वो ये कि क्या आपके पास 6 पासपोर्ट हैं या फिर आधार कार्ड में मिलान नहीं हुआ है? जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त आधार कार्ड से मिलान नहीं हुआ, बताया जा रहा है 3 फर्जी आधार कार्ड हैं, तब शक बढ़ा। नहीं मैम, एक मेरा अपना आधार कार्ड है ओरिजिनल, एक मेरे पापा के आधार कार्ड की कॉपी है, एक इन्हीं हैदर के आधार कार्ड की कॉपी मेरे पास पड़ी थी वो है, और एक जो है मेरा वो वैक्सीन कार्ड है, कोरोना की वैक्सीन का कार्ड था वो है। कोई 3 कार्ड आधार कार्ड नहीं, और पासपोर्ट 5 हैं, एक मेरा है, 4 मेरे बच्चों के थे। अच्छा सीमा जी, भी पता इनको नहीं, यहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को किस बात पर हो रही है ये आपको पता है? कि आप कराची से शारजा, शारजा से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान पहुंच कैसे गई, वो भी बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बिना, कैसे? ऐसा नहीं है, सारे जो मेरे कागज हैं सब सही हैं, कोई भी फेक नहीं है। जो नेपाल तक मेरा सब कुछ ओके था, सच सही था, कोई भी मतलब इसमें अनलीगल नहीं था, सब लीगल था। हाँ, नेपाल से भारत तक आना मेरे लिए अनलीगल था और ये मानती हूँ, क्योंकि मुझे इंडिया का वीजा नहीं मिल रहा था। तो आई कैसे आप भारत में दाखिल कैसे हुई? तो मैं बस से आई थी सर मैम, इन्होंने मेरे पति जो सचिन हैं वो मेरे साथ थे, कांटेक्ट में थे, तो मैं बस से आई थी मैम। क्या आपने शादी कर ली है नेपाल में? मेरा सिर्फ यही क्राइम है कि मैं नेपाल से, जी मैम, नेपाल में भी कर ली है और यहाँ भी करने वाले हैं 1-2 दिनों में। अच्छा, आप कह रही हैं कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक क्राइम है कि नेपाल से हिंदुस्तान आप अवैध तरीके से आई, लेकिन मैं फिर आपसे ये पूछूंगा कि ये मुमकिन कैसे हुआ? क्या बॉर्डर पर किसी ने आपको रोका नहीं, आपके डॉक्यूमेंट चेक करने की कोशिश नहीं की और आप हिंदुस्तान में दाखिल हो गए? चेक रोका था, फिर हम रात में ही वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करा था हमने सर। तो उन पूछा था, एक पुलिस ऑफिसर आए थे, तो उन्होंने ज्यादा नहीं पूछा, जैसे कि नेपाल और भारत के संबंध अच्छे हैं बहुत ज्यादा, तो ज्यादा इतनी पूछताछ नहीं होती। तो पहले भी मेरे पति आ चुके हैं वहाँ पे, मुझसे मिलने आए थे सचिन, तो मैं भी आई थी, तो इनसे भी इतनी पूछताछ नहीं की गई थी। हाँ, किसी का कार्ड देख रहे थे, किसी को कह रहे थे बस जाओ, इस तरह मतलब होता है वहाँ पे। तो मुझसे इतनी पूछताछ नहीं की गई सर। मैं फिर भी मुझे डर था। मैंने इनका एड्रेस दिया, ये रबुपुरा का ही एड्रेस दिया, इनका नाम, पापा का नाम बताया। अच्छा। कि मैं उनकी बहू और इनकी पत्नी हूँ। तो फिर मुझसे इतनी पूछताछ नहीं हुई, क्योंकि मेरी बेटियां बीमार हो गई थी, तो इतनी ज्यादा नहीं हुई सर। एक ही ऑफिसर आए थे, रात का समय था सर। जी, आपके पास अपना पासपोर्ट था, आपके बच्चों के पास भी पासपोर्ट था, या वो बिना पासपोर्ट थे? सबके पासपोर्ट हैं सर। मैं ऐसे तो अगर मेरे पास नहीं होते तो मुझे नेपाल भी नहीं आने देते पाकिस्तान एयरपोर्ट से। मेरे पास सारे कागज थे, तभी मैं नेपाल पहुंची जी। और जब आपको 6 लाख में टिकट कराई, मैं जमानत मिली नहीं लेकर भागी। जी, आपको जब जमानत मिली, आप दोनों गिरफ्तार हुए थे, आप भी और सचिन भी। जब आपको जमानत मिली तो किस बिना पर जमानत मिली, क्या कहा गया अदालत की तरफ से? मुझे यही कहा गया है कि आप कंट्री नहीं छोड़ सकते, भारत से बाहर नहीं जाओगी और बाहर किसी और सिटी में नहीं जाओगी, आप इधर ही रहोगे। मतलब जब तक सब क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकती, आप इधर ही रहोगे इनके घर में अपने पति के साथ, यही कहा गया मैम। ठीक है गुलाम हैदर साहब, आपने सुन लिया, सीमा का जो वर्जन है वो अब आपके सामने है। वो पूरी तरह से तय कर चुकी हैं कि उन्हें हिंदू धर्म में ही रहना है, सचिन के साथ ही रहना है और हिंदुस्तान में ही रहना है। इसके कहने से हर कुछ नहीं होगा, इसके कहने से क्या होगा? मैं कहता हूं कि मेरे पति है, मैं सबूत सेंड करूंगा, वाइस सेंड करूंगा, आप कुछ देखो और बीच विचार करो कि कौन सही है कौन गलत है। ये कहने से तो देख, मेरा घर भी बेच के गया, मेरे बच्चे भी इसके हाथ में है, ये तो सब कुछ कर रहे हैं ना कि मेरे से धोखा किया, घर बेचा। मैंने 3 लाख रुपए पहले, 2.5 महीना पहले 3 लाख रुपए आपको दिया। आप पूछो 3 लाख रुपया 2.5 महीना पहले आपको दिया कि नहीं हैदर ने? बताइए, 2.5 लाख रुपया हैदर साहब ने आपको दिया सीमा? 3 लाख रुपया 2.5 महीना पहले 3 लाख रुपया आपको दिया? कौन से? हाँ,
वो कह रही है कौन से 3 लाख? 2.5 महीना पहले 3 लाख मुझे रुपया दिया मैंने था पैसा आपने। भेजा के सऊदी में उम्र मुझे दिया था, नहीं दिया ऑनलाइन। आपने क्या कहा कि उम्र की शहादत के लिए मैं बड़ी हज के बाद मैं सऊदी अरबिया आना चाहता हूँ, बच्चों के साथ उम्र शहादत करके हम घर जाएंगे और अपना घर बताएंगे। ज्यादा देर तुम सऊदी अरब में नहीं रहो, अभी अपना घर रहेंगे। सीमा, आप क्यों नहीं गई सऊदी अरब? तुम इतने अच्छे नहीं हो। सीमा, तुम हैदर, गुलाम हैदर पूछ रहे हैं अच्छे आप नहीं क्यों हो। नहीं गई सऊदी अरब उनके साथ? ये आना चाह इनके रहा था पास बच्चों जाती, के जो साथ, मुझे ये सुबह बड़े शाम ईद के फोन पे बाद, जलील बड़े करते ईद- थे, तो मैं इनके पास जाती, कभी भी नहीं आना चाह रही थी, कभी भी नहीं आना चाहती, ना कभी आती भी। मैंने पासपोर्ट सिर्फ सचिन के लिए बनवाए थे और मैं यहीं रहूंगी, इनके साथ रहूंगी। हैदर, तुम कितना भी कह लो, कितना भी कर लो, कैसी भी चीजें तो मैं नहीं आऊंगी। अच्छा गुलाम हैदर साहब, तुम्हारे पापा ने और मेरे पापा ने, की बीवी गुलाम हैदर साहब, अरे तो गुलाम हैदर साहब सुनिए तो, अगर आपकी बीवी ये तय कर चुकी हैं कि उन्हें आपके साथ रहना ही नहीं है, अगर आपकी बीवी ये तय कर चुकी हैं कि वो आपके साथ नहीं रहेंगी, वो सचिन के साथ रहेंगी, तो फिर भी आप इस शादी को बरकरार रखना चाहते हैं? पूरी जिंदगी के लिए मेरा शादी बरकरार है, ये नाम के साथ रह रहे हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को, दोनों को मैं अपील करता हूँ, इनको फौरन जेल कस्टडी के हवाले किया जाए, सरकारी क्वार्टर में रखा जाए और इस लड़के को भी सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरे शादीशुदा में है, मेरे निकाह में है, ऐसे कैसे रह सकता? सीमा जी इजाजत नहीं दे रहा सर, सीमा जी, गुलाम हैदर साहब की बातों को सुनकर आपको एक बार भी ऐसा लग रहा है क्या कि जब मैं उनकी इस्लाम तरफ में से नहीं हूँ तो मोहब्बत निकाह अभी भी किस है? चीज का? पागल हो रहा है। 3 लाख रुपया मांग जब मैं इस्लाम में नहीं तो निकाह किस चीज का? संबंध में नहीं था। जब मैं इस्लाम में नहीं हूँ, आप लोग कह रहे हो जब मैं इस्लाम में नहीं हूँ सीमा जी को, तो ये निकाह किस चीज का? गुलाम हैदर जी सुन लीजिए सीमा जी को, वो जवाब दे रही हैं, सुन लीजिए। जी सीमा जी बोलिए। जब मैं इस्लाम में नहीं हूँ तो निकाह किस चीज़ का? दूसरी बात, हैदर तुमने मुझे 2 बार तलाक दी है, ठीक है, अगर तुम पे सबूत हैं तो मुझ पे भी होंगे। तुमने मुझे 2 बार, अगर तुम सच्चे हो, अगर सच बोल रहे हो तो सच बताओ कि तुमने मुझे 2 बार तलाक नहीं दी। सच्चे हो, सच बताओ, फिर आगे मैं बोलूंगी। अगर इतना सच्चा बन रहा है, फिर मैं आपको कभी भी तलाक नहीं दूंगा, ना छोड़ूंगा बच्चों का, मेरा जिंदगी मेरे कहने से नहीं होगा तो मैं अभी, मेरी बात सुनो गुलाम हैदर, मेरी बात सुनो। सीमा जी सवाल पूछ रही है, आपने 2 बार उन्हें तलाक दिया, मेरी बात सुनो। तलाक दिया था आपने? अगर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ, बिल्कुल दिया था। पाकिस्तान छोड़ा, मुझको नहीं बताया। एक आरोप लग रहा है कि इसने मुझे तलाक दिया, कोई तलाक नहीं दिया। अगर मैं तलाक देता तो मैं बोल देता, शादियां भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, तलाक भी होते हैं, मैं सीधा बोल देता मैंने तलाक दिया। तो सुनो, मेरी बात तलाक दिया ही नहीं। 6 महीने। जी सीमा जी, आप फंस चुकी हो इस्लाम में ये है कि अच्छा 6 एक महीने मिनट, गुलाम हैदर ना साहब, रहें। गुलाम हैदर साहब एक मिनट। सीमा जी, गुलाम हैदर साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है उनकी तरफ से अभी भी मोहब्बत कायम है? मुझे जेल भी कबूल है, अभी भी इंडिया की। उम्मीद कर और रहे हैं कि आप आएंगी पाकिस्तान और उनके साथ ही रहेंगी? कभी भी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी, भारत की जेल में रहूंगी, मर जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। तुम्हारे कल टीवी 9 भारतवर्ष ने सीमा का स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था, जिसमें सीमा हैदर ऑन कैमरा दुनिया को अपनी प्रेम कहानी सुना रही थी। खुफिया कैमरे पर वो अपनी ही बातों में फंस गई। लेकिन आज टीवी 9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सीमा के साथ साथ सीमा मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी का भी स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। टीवी 9 के खुफिया कैमरे पर आज सीमा के कई राज फाश होने जा रहे हैं। देखिए ऑपरेशन अंडरकवर सीमा का झूठ। ओवर। थोड़ी बहुत ही आती है। मुझे कुछ शब्द आते हैं जो फिल्मों में याद करें, मुझे अच्छा लगता है। हमें जेल में बिना कभी सीमा की सत्य कथा टीवी 9 पर उठेगा झूठ से पर्दा। पहली बार आई है, पहली बार जब आई है तो ठीक ठाक कोशिश हो जाएगी। ठीक है, जब नेपाल लेके आई पहली बार तो उसने इसको टॉपिक अपडेट भी कराई।
खिला करके खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड सीमा से सच की तहकीकात। डाला अभी तो चीजों को देख के लगता है इतना ट्रेंड किया गया है, इतना ट्रेंड है वो जवाब नहीं। बच्चे भी हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी साफ बोल रहे हैं। मान लो मम्मी ने मोदी साहब से सीखा हो या मैंने बात किया, बच्चों को सिर्फ लैंग्वेज बोलनी चाहिए। वो हिंदी बोलते हैं बच्चों, तीन चार जगह तक। खुफिया कैमरे पर सुलझी सीमा की अनसुलझी पहेली। नॉर्मल लेडीज हिसाब से मीडिया को फेस कर रही है। नॉर्मल घर की लड़कियाँ, गाँव की लड़कियाँ या विदाउट हेजिटेशन बात करते हैं, विदाउट हेजिटेशन। अब सिर्फ मीडिया में ही बोल रही है, कहाँ ना पूरा फुल टाइम मीडिया बोल रही है। ऊपर शब्द को कहा जाए, नीचे को कहा शब्द, उर्दू मीडिया को फोकस कर रही है अपने आप को कि मैं और ज़्यादा हाईलाइट। और जब ये आई तब इसने नाटक नहीं किया कि मैं प्यार करता हूँ। जब ये आई छुप के रही ना, ये पहले जब ये आई तो छुप के रही, पकड़ नहीं गई। अपनी मीडिया का सहारा गया, मीडिया का सहारा दिया और इंडिया से बनने लगे इमोशनल लव का बहाना लेके। ऑपरेशन अंडरकवर, सीमा का झूठ ओवर। ये तो हैदर के जाने के बाद ये एजेंसी के कब्जे में आई है, तो ट्रेंड किया गया। मीडिया के कैमरों के सामने सीमा ने जो प्रेम कहानी सुनाई है वो सवालों के घेरे में है। यूपी पुलिस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को शक है कि सीमा की कहानी उतनी सीधी नहीं है जो उसने सबको सुनाई है। सीमा पार से शुरू हुई सीमा की कहानी में कई झोल और झूठ है। सीमा का सच पता लगाने के लिए TV9 भारतवर्ष की SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सीमा हैदर का स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस स्टिंग में सीमा के कई झूठ पकड़े गए। नहीं आती, थोड़ी बहुत ही आती है मुझे। कुछ शब्द आते हैं जो फिल्मों में सुनिए वो ज्यादा याद करेंगे। मुझे अच्छा लगता था अंग्रेजी बोलना। हमें जेल नहीं थी ना, तभी आप अंग्रेजी थी, थोड़े जेल में कहा थी। अच्छा यहाँ पर हम तो 40 साल के हो गए हम पे। अच्छा इसमें कुछ सवाल जो उठ रहे हैं ना, वो ये अब जैसे हाथ में निशान किस चीज के है? सीमा का सच सामने लाने के लिए खुफिया कैमरे का इस्तेमाल जरूरी था, क्योंकि कैमरे के सामने सीमा बहुत नपे तुले जवाब देती है। सीमा ने TV9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया था कि उसने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, लेकिन हिंदुस्तान की जेल में बिताए 5 दिनों में उसने इंग्लिश सीख ली। इंग्लिश नहीं आती, थोड़ी बहुत ही आती है। मुझे कुछ शब्द आते हैं जो फिल्मों में सुनिए वो ज्यादा याद करेंगे। मुझे अच्छा लगता था अंग्रेजी बोलना। हमें जेल नहीं थी ना, तभी आप सीमा के स्टिंग में सीमा के सफर, उसके परिवार और खासकर भाई को लेकर कई खुलासे हुए, लेकिन सीमा से जुड़े सवालों का पूरा जवाब नहीं मिल सका। इसलिए TV9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उस थाने के SHO से खुफिया कैमरे पर बात की जहां पाकिस्तान की सीमा हैदर का मामला दर्ज है। TV9 की SIT टीम गौतम बुद्ध नगर के 26 थानों में से एक जेवर थाना पहुंची और सीमा के सच का पता लगाने के लिए जेवर थाने के SHO मनोज कुमार सिंह से बात की। पहली बार आई है, पहली बार जब आई है तो ठीक ठाक कोशिश हो जाएगी। ठीक है, तो नेपाल लेके आई पहली बार तो उसने कुछ कपड़े कपड़े भी कराई निकाल। हाँ, कुछ कपड़े को देखे कपड़े शॉपिंग करे, डिमांड कैसीनो तक है, कैसीनो भी नहीं गई। अच्छा, कैसीनो कैसीनो भी लेके गई है। जीता हारा मतलब जो भी
तो ऐसा तो मुझे लगता है सब विषय किसी हनी टाइप का किया कि उसके लिए पता लिया घुमा खिला करके खिला करके वो सब बेवकूफ टाइप का आदमी है। सभी ये जो है वो स्टेब्लिश्ड है और सब बता रही है। अच्छा, इसमें जो गलत नाम से रह रही थी वो भी इसमें बताया। हाँ, इसने जो गलत किया गलत बताया, अभी तक जो सही किया वो सही बताया। जो भी गलत बोला झूठ बोला उसको बताएगा। सीमा का केस पहले रबुपुरा थाने के पास था। सीमा की रिहाई यानी 7 जुलाई से पहले ही हाई लेवल जांच के लिए उस केस को ग्रेटर नोएडा के जेवर थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। इसलिए TV9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सीमा के खिलाफ जारी जांच की अपडेट के लिए रबुपुरा थाने के इंचार्ज सुधीर कुमार और जेवर थाने के इंचार्ज मनोज कुमार सिंह से बात की। यूपी ATS पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान से भारत आने के दौरान सीमा किस किस से मिली और किन लोगों ने उसकी मदद की। सवाल यह भी था कि औसत कदकाठी वाले और आर्थिक रूप से भी कमजोर सचिन के प्यार में सीमा कैसे 4 बच्चों के साथ सीमा पार कर आई। कितना पैसे लेके आई थी वहाँ से? पहली बार तो 2.5 लाख रुपए दे वाले थे। इस बार तो किसी ने भी नहीं, इस बार तो उसने भी दिया किराया। सचिन ने 6,000 रुपये नेपाली उसने पेमेंट किया, तो 15,000 रुपये नेपाली लगा, 6,000 रुपये उसने दिया। सब कुछ इसने जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए, सबसे किराया थोड़ा बहुत बचा सब जमा जाएगा। परचून की दुकान पे काम करता है, उसका कितने महीने की कितनी सैलरी वगैरह? 12,000 5-6 हज़ार बताओ। सचिन मीणा अपने गांव की ही एक परचून की दुकान में काम करता था। सचिन के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। भारत आने से पहले सीमा उससे 2 बार नेपाल में मिली। सीमा पहली बार पाकिस्तान से 6 से 7 लाख रुपए लेकर आई थी, लेकिन दूसरी बार जब सीमा नेपाल से आई तो किराए के कमरे तक के लिए पैसे सचिन ने दिए थे। यूपी पुलिस, ATS और IB को सीमा की कहानी पर कई शक है। शक की एक वजह सीमा हैदर के साथ आए बच्चे भी हैं। बच्चों को अपन देखा, बच्चे तो बातचीत करिए आपने? अभी हम लोगों ने बताया है, तो हम लोगों ने रखा उसी किया और उसमें ही होगा RD होगा। पहले तो जो डेटा दे रही हो, डेटा हम लोग ले रहे हैं, दे रही हो चैप्टर दे रहे हैं, डेटा दे रही हो, डेटा को ले रहे हैं, है ना। उस डेटा को लेने के बाद में फिर उसका एनालिसिस होगा। तो ये बच्चों को आपको नहीं लगा देखकर कुछ बच्चों में डिफरेंट है? क्योंकि 2 साल 3 साल 4 साल 5 का बच्चा अपना नाम पूछने में तुरंत ऐसा बताता जैसे बचपन से पैदा से नाम पूछा नहीं। अगर आप राज जोड़ के हटाएंगे, ऐसा लग जाएगा नाम जो है वो मेरे के अंदर चेंज किया गया। हाँ, मेरा पैदाइशी नाम राज रखा गया है। हाँ बिल्कुल भाई, जैसे भी कोई आप 1 महीने से आपका नाम 1 महीने रखा गया और जैसे 4-5 साल से आपका नाम पढ़ा था, 1 महीने नाम राज रख दिया गया, तो आप करते हो जाएगा नाम का एक राज। तो बच्चों को बुलाओ राज दौड़ के आ जाएंगे, बस दौड़ के आते हैं। बच्चे भी इसमें क्या हुआ, राज क्या हुआ, प्रियंका, छोटी, मुंदी और आ जाते उसे आवाज से। हाँ, उसे तो ये इससे आपको आकलन क्या कहता है? पुलिस या नगर से कहीं ना कुछ ना कुछ दाल में काला लगता है। काला अभी तो चीजों को देख के लगता है इतना ट्रेन किया गया है, इतना ट्रेन है क्योंकि जैसे वो बच्चा बता नहीं, छोटा बच्चा, एक वीडियो है छोटा बच्चा, उसको काम में कुछ बताता है तो वो तभी बता नहीं पाता, तो पीछे से भारत माता की जय, भारत माता की जय करना शुरू करता। तो उससे लगता है कि यार इतना मतलब हम लोग लेवल बहुत के अंदर हाई है। बच्चे भी हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी साफ बोल रहे हैं। मान लो मम्मी ने 40 साल से सीखा हो या बातचीत किया हो, बच्चों को लैंग्वेज बोलनी चाहिए, वो हिंदी बोलते हैं बच्चों। यूपी पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड टीम सीमा के सच की पड़ताल में जुटी है। किसी सीक्रेट जगह पर सीमा हैदर और सचिन मीणा से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, लेकिन सीमा से कुछ सवाल TV9 भारतवर्ष की SIT ने भी की है। TV9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के स्टिंग ऑपरेशन में सीमा ने वो राज उगल दिए हैं
जिनका जवाब मिलना जरूरी था। बात इतनी सी है मेरी जान, तुम्हारे बिना तुम्हारी पागल जी नहीं सकती। आप लोग मेरे वकील हो, मैं कुछ झूठ नहीं कहूँ। हाँ वही इसलिए बोल 5 भी नहीं पड़ी सर। सीमा ने अब तक जो बोला क्या झूठ बोला? सच क्या है ये सीमा के स्टिंग में सुनिए। नहीं आती, थोड़ी बहुत ही आती है मुझे कुछ शब्द आते हैं जो फिल्मों में सुनिए वो ज्यादा याद करेंगे। मुझे अच्छा लगता था अंग्रेजी बोलना। हमें देर नहीं थी ना, तभी आप सीमा पाकिस्तान से आई प्रेमिका है या पाकिस्तान की खुफिया एजेंट? सीमा का सच क्या है? आज टीवी 9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में खुद सीमा को बताना पड़ेगा। ना इसमें कुछ सवाल जो उठ रहे हैं ना वो ये है, अब जैसे हाथ में निशान किस चीज के है? अच्छा सचिन भोला है या सीमा हैदर बहुत चला? हो रही है सबसे बड़ी पड़ताल। मेरा नसीब में क्या लिखा है मुझे नहीं पता। मौत लिखी है, जिंदगी लिखी है, 7 लाख लिखा है और मुझे लगता है कभी भी हम जुदा हो सकते हैं, कभी पीछे हो सकता है। अवैध तरीके से 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान में रह रही पाकिस्तान की सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन को यूपी एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। यूपी पुलिस की टीम सादी वर्दी में सचिन के घर पहुंची और दोनों को पीछे के रास्ते अपने साथ ले गई। सीमा गायब है, सीमा कहाँ पर है? कुछ कहेंगे? सर कुछ कहें? घर के भीतर मौजूद है सीमा। सचिन भी घर पर है क्या? कहाँ पर है? यूपी पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी यूपी एटीएस की टीम सीमा और सचिन को पूछताछ के लिए गुप्त ठिकाने पर ले गई है। सीमा और सचिन के साथ साथ सचिन के पिता से भी पूछताछ की जा रही है। खबर है कि सीमा के सीमा पार कनेक्शन को लेकर यूपी पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को कोई बड़ा सुराग और सबूत मिला है। सीमा, सचिन और सचिन के पिता से पूछताछ जरूरी है क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं यूपी पुलिस जिनका जवाब तलाश रही है। सवाल नंबर 1, सीमा ने प्यार के लिए सीमा पार की या सीमा का मकसद कुछ और है? सवाल नंबर 2, सीमा ने पाकिस्तानी सिम और फोन क्यों नष्ट किया? सवाल नंबर 3, सीमा ने सचिन के साथ 7 महीने की चैट क्यों डिलीट की? सवाल नंबर 4, पूरी यात्रा में सीमा ने किन किन नंबरों का इस्तेमाल किया? सवाल नंबर 5, पाकिस्तान से दुबई और नेपाल से भारत आने में सीमा के मददगार कौन? सवाल नंबर 6, सीमा और उसके परिजनों की पूरी प्रोफाइल क्या है? सवाल नंबर 7, सीमा अपने पाकिस्तानी फौजी भाई की पहचान क्यों छिपा रही है? सवाल नंबर 8, क्या सीमा के साथ पाकिस्तान से कोई आया था? सवाल नंबर 9, क्या 5वीं पास सीमा को स्पेशल ट्रेनिंग मिली है? और सवाल नंबर 10, सीमा का सनातन से प्रेम सच है या साजिश? इनके अलावा भी कई सवाल हैं जिनका जवाब यूपी पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड सीमा से चाहती है। सीमा अब सचिन के ग्रेटर नोएडा वाले घर में नहीं है। सीमा कहां है ये यूपी एटीएस के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन आज सीमा टीवी 9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे में सच बोलती दिखेगी। टीवी 9 भारतवर्ष के अंडरकवर रिपोर्टर्स सीमा के एक वकील के साथ सीमा से मिलने पहुंचे। सीमा को बताया कि हम उसे लीगल सपोर्ट करना चाहते हैं। सच सामने लाने के लिए इतना झूठ बोलना जरूरी था। अब अनकट सुनिए सीमा से हमारी बातचीत कैसे शुरू हुई और सीमा ने टीवी 9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे पर क्या कहा। दरअसल आपका जो केस है मैटर है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो ये भी चीजों को समझना चाह रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपका मामला मुझे समझ में पूछो नहीं, मैं तो समझ चुका हूँ। हाँ, तो दरअसल क्या है कि मामला आपका बहुत बड़ा है ये, तो कुछ चीजें ऐसी आ रही है जो बड़ा कंफ्यूजन कर रही है।
तो वो समझना बहुत जरूरी, इससे क्या है कि कुछ चीज़ें आपके गलत दिशा में भी जा रही है आपके, है ना, समझ ना बात को, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अब आप जैसे वहाँ से मतलब कैसे आई वहाँ से, ये सभी ने पूछा, आपने बताया भी, लेकिन ये है कि आप किस नाम से आई थी वहाँ से? सीमा नाम से? हाँ, या पैदाइशी सीमा नाम से ही, शुरू से सीमा ही नाम है। एटीएस की टीम सीधा हैदर से 1000 सवाल करेगी, पता लगाएगी कि बिना किसी बाहरी की मदद के 5वीं पास सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और फिर नेपाल से भारत कैसे पहुंच गई। यूपी पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से पहले यही सवाल टीवी9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सीमा हैदर से किया। अब सीमा का जवाब सुनिए। लोग पता क्या बोल रहे हैं, अब वैसे कहाँ तक पड़ी है, हमें तो क्लियर बताइए। आप लोग मेरे वकील हो, मैं अपनी झूठ नहीं कहूँ। हाँ, वही इसलिए बोल रहे हैं। 5 भी नहीं पढ़ी सर, हमें घर में पढ़ाया गया, सरकार टीचर आई, मैं वो पढ़ाती सर, मुझे ज़्यादा शौक था इन चीज़ों में, मोबाइल में मैंने कंप्यूटर नहीं कभी भी जो भी बातें हैं सभी कर रही हूँ, मैं कुछ मैं कुरान भी नहीं पढ़ी, कोई मेरी गाँव जब स्कूल भी नहीं निकल रहा, हमारे मेरे भी जवाब थे कि मैं स्कूल जाऊँ, कॉलेज जाऊँ, हमें नहीं पढ़ाया। जब हमारा बचपन था 2008-2007 में था, तो हम स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल थे नहीं, तो 2014-15 के बाद हर घर तो इंग्लिश हिंदी किससे सीखी आपने? हिंदी उर्दू नहीं, वो तो एक ही है, इंग्लिश किससे सीखी आपने? इंग्लिश में सारे नहीं बोल लेती, कुछ कुछ शब्द जैसे बोल लेती वाले। सीमा हैदर बोलती गई और टीवी9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे में सब रिकॉर्ड होता गया। सीमा हैदर ने टीवी9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे पर कई राज खोले हैं। सीमा अपनी ही बातों में कई बार उलझ गई। सीमा अच्छी अंग्रेजी बोलती है, लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसने अंग्रेजी कहां सीखी, तो सीमा ने उत्तर दिया, हिंदुस्तान की जेल में। सीमा का जवाब ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश नहीं आती, थोड़ी बहुत ही आती है, मुझे कुछ शब्द आते हैं जो फिल्मों में सुनिए वो ज़्यादा याद करेंगे, मुझे अच्छा लगता था अंग्रेजी बोलना। हमें जेल नहीं थी ना, तभी आप अंग्रेजी थी, तो थोड़े बोलती अंग्रेजी। जेल में कहाँ थी? अच्छा, यहाँ पर हम तो 40 साल के हो गए, हम तो अच्छा सब अच्छा, इससे ना इसमें कुछ सवाल जो उठ रहे हैं ना, वो ये है, अब जैसे हाथ में निशान किस चीज के है? अच्छा, हाँ, ये तो बहुत सीधा है, और मतलब बेचारा बहुत सीधा है, मेरा भोला है भंडारी। अब वो नसीब की बात है, मेरा नसीब में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, मौत लिखी है, जिंदगी लिखी है, 7 लाख लिखा है, और मुझे लगता है कभी भी हम जुदा हो सकते हैं, कभी पीछे हो सकता है। सुना आपने, सीमा ने 2 जरूरी बातें कही। पहली ये कि उसे इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है और वो इंग्लिश उसने हिंदुस्तान की जेल में रहने के दौरान सीखी। लेकिन अवैध तरीके से घुसपैठ के आरोप में अभी तक सीमा सिर्फ 5 दिन जेल में रही है। 8 जुलाई को 5 दिनों तक जेल के सलाखों में रहने के बाद पाकिस्तानी सीमा हैदर और भारतीय सचिन मीना को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। क्या इन्हीं 5 दिनों में सीमा इंग्लिश सीख गई? सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, पाकिस्तान में सिंध के कबायली इलाके की सीमा हैदर हिंदी भी बिल्कुल उसी टोन, उसी लहजे में बोलती है जैसी ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में बोली जाती है। सीमा हैदर के हाथों पर चोट और कट के कई निशान थे। टीवी9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे के सामने सीमा हैदर ने हाथ पर लगी पुरानी चोट के बारे में बताया कि वो गुस्सा आने पर खुद कट लगा लेती थी। अब जब यूपी एटीएस से सीमा का सच से सामना हो रहा है, तो सीमा के सब्र की सीमा टूट रही है। सीमा टीवी9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में बोली कि पुलिस के सामने उसके मुंह से कुछ निकलते निकलते रह गया था। कोई डॉक्यूमेंट आपके जो है वहाँ से यहाँ पर लेके आए हो साथ में आप डॉक्यूमेंट पाकिस्तान पुलिस में? काठमांडू सुन करो, आज जो पुलिस आई तुम्हारे, पुलिस आई क्या वहाँ उस समय चैनल पर डिबेट था, जब पुलिस आ रही है, क्या बोला पुलिस ने आपसे? कहकर गई है कि आप घर से नहीं निकलोगे और मुझे नहाने का, कहीं जाने का,
अरे अच्छा, उसे देख लो ना कि जो जब पुलिस आई थी और आपने कहा था, उसे भी देखिए आप, मैंने क्या कहा था उनसे पुलिस से। मैं इसे बताइए इन लोगों ने पुलिस को भी ना बहुत बढ़िया कहा। पुलिस वाले क्या कहेंगे? नहीं मुझे डर बैठने लगा, पुलिस सुनो तो बच्चे तो आपके साथ नहीं आए थे ना, बच्चे तो पहले तो आप अकेले आई थी, तो बच्चे बच्चे कैसे आए थे दोबारा वापस पाकिस्तान फिर वापस गई पहले? बच्चे जो आपके आए उसको उसके सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत तक कैसे पहुंची? सरहद पार करने में किस किस से सीमा की मदद की? पाकिस्तान में सीमा के घरवाले और ससुराल वालों का सच क्या है? दुबई, नेपाल और फिर भारत के सफर में किन किन लोगों से सीमा का कनेक्शन रहा? सीमा सीधे नेपाल आने की जगह पहले दुबई क्यों गई? सीमा ने नेपाल में शादी की तो वापस पाकिस्तान क्यों गई? सीमा सचिन कब से संपर्क में थे? पबजी वाली कहानी सच है या कोई और कनेक्शन है? सवाल हजार है और जवाब सिर्फ सीमा दे सकती है, लेकिन सीमा इतनी सफाई से जवाब देती है कि कोई भी चकमा खा जाए। इसलिए शक होता है कि कहीं हिंदुस्तान के दुश्मन पाकिस्तान ने प्यार के नाम पर हिंदुस्तान से कोई खुफिया खेल तो नहीं खेला है। इसलिए TV9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सीमा से खुफिया कैमरे पर ही बात की। सीमा अपने साथ 4 बच्चों को भी लाई है। पाकिस्तान में एक इंसान गुलाम हैदर सीमा का पति और इन बच्चों का पिता होने का दावा करता है। हमने सीमा हैदर से कलमा पढ़ने को कहा, सीमा ने इनकार कर दिया। कहा कि सनातन में आने के बाद वो अब कलमा नहीं पढ़ना चाहती। अब सुनिए इसके बाद सीमा ने नेपाल में सचिन से हुई शादी के बारे में खुफिया कैमरे पर क्या कहा। एक बार ना काठमांडू वाली शादी में कोई फोटो वगैरह है क्या आपके पास? उसी के आधार पर आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, मिल सकती है यदि फोटो भी हो तो। शादी का कोई प्रूफ है आपके पास? तो अच्छा सर, एक चीज ये भी तो होगा ना कि जब सचिन हिंदुस्तानी है, उसकी नागरिकता यहाँ है, ये उनकी पत्नी है। नहीं ये एक पाकिस्तानी है। हाँ, लेकिन इनके पास नागरिकता नहीं है। पाकिस्तान ने आपको विस्थापित कर दिया, निकाल दिया। इस समय आप फिलहाल विस्थापित पाकिस्तानी, आपको भारत में, आप भारत के नागरिक नहीं हो। ना मुझे भारत स्वीकार नहीं करूंगी, कबूल करूंगी, ना मुझे भारत में कबूल कर रहा है, ना पाकिस्तान कबूल कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप पे यदि एक शादी का एक कोई फोटो, कोई प्रूफ है आपके पास, कोई कागज, कोई फोटो? हालांकि पुलिस जांच एजेंसी कल काठमांडू जाएंगे, जिस मंदिर में आपकी शादी हुई है, क्या वहाँ फोटो वगैरह खींचे थे? जिन पंडित जी ने शादी की थी, कराई थी, वो हैं? वो पंडित जी कह देंगे कि हाँ हमने इनकी शादी कराई, बताइए, कह देंगे वो पंडित जी? हैं? ना बताओ आपको वहाँ पर सिग्नेचर किया था? नहीं, सिग्नेचर तो रजिस्ट्रेशन तो हो ही नहीं सकता, शादी नहीं सकती। हिंदू लॉ के अनुसार खाली मांग भरना ही पर्याप्त है, यदि उसका फोटो भी हो तो। जैसे आर्य समाज मंदिर में जो शादी हो रही है, आर्य समाज नहीं, तो शादी का फोटो तो आपने खिलाता ही है। आर्य समाज मंदिर में भी शादी ओनली ऑन इंडियन के लिए उसकी है। बाद हमने वीडियो बनाई, उसकी जो पूरे पंडू की बनाई वीडियो बाद में। नहीं तो मोबाइल आपके पास तो फोटो तो खींचता ही है ना, यही तो आदमी पूछता है ना कि आदमी अच्छा कोई सेल्फी नहीं लेते आता है रूम के आगे ढेर सारे, तो वहाँ पर भी नहीं, रूम से मतलब नहीं, रूम में तो आ रही हैं, लेकिन मंदिर में कोई है कुछ, वो बहुत बड़ा एविडेंस वीडियो बनाई हुई है। वीडियो बहुत सारे मंदिर की वीडियो है, कहाँ है वो? पूरा मंदिर बाद में घूमे हम लोग, घूमना नहीं, शादी का एक शादी का उसका नागरिकता मिलने में आसानी हो जाएगी, उसमें बहुत आसान। ये बात कौन सी बात? उसमें क्या है ना, थोड़ा जो है इजी हो जाएगा।
हर चीज की तो समझ है ही आपको इस चीज के बारे में। देखो इसमें आप तो चीजें समझ ही रही है, आप बोल भी पा रही है, मीडिया से बात भी कर पा रही है, तो आपको नॉलेज चीजों को समझती तो हैं आप। तो यही अभी आदमी यही तो सोच रहा है ना, मतलब कि हमें जवाब देना ही मुश्किल हो रहा है राम कि आप इतना अच्छा जवाब दे पा रही हैं। सीमा और सचिन का दावा है कि उन्होंने नेपाल के मंदिर में शादी की, लेकिन दिन रात मोबाइल से रील्स और वीडियो बनाने वाली सीमा और सचिन के पास शादी जैसे अहम मौके की एक तस्वीर तक नहीं है। सीमा का हर जवाब नए सवाल खड़े कर रहा है। हर वक्त टिकटॉक पर वीडियो बनाने वाली सीमा ने शादी का एक भी फोटो क्यों नहीं खींचा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल सीमा हैदर के उस भाई को लेकर है, जिसके बारे में सीमा ने बताया था कि वो पाकिस्तानी सेना में है, लेकिन सीमा हैदर उसकी पहचान बड़ी सफाई से छुपा रही है। अच्छा, ये अभी निकाला है कि नहीं निकाला ये आपको जानकारी किसमें नहीं बढ़ती। जो फोटो आपने अपलोड किया इंस्टाग्राम पे, ये कौन है आपको? ये मेरे भैया है। क्या नाम है इनका? आसिफ। तो ये कब किया था आपने अपलोड? ये इन्होंने, ये मुझे याद नहीं डेट फिक्स यार सर। अच्छा जी सर। तो ये आर्मी में है? आर्मी में अभी हुए थे, अभी ऑफिसर नहीं है, आप देख सकते फोटो में। अच्छा। नए नए सर। जी सर। मतलब ये आर्मी में है, ज्वाइन किया है ना, पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन किया है? बिल्कुल सर। है ना? जी सर। तो ये आपने पहले बताया था कि ये हमारे भाई हैं लेकिन आर्मी में नहीं है, ऐसा कुछ करके? सर जो भी मैंने सच बताया था वो मैंने पुलिस को बता दिया था, मीडिया को मुझे बताना जरूरी नहीं है। पाकिस्तानी कह रहे हैं इंडिया की जासूस है, इंडिया कह रहे हैं पाकिस्तानी जासूस है, जो भी हूँ पुलिस पता लगा लेगी और सच सामने आ जाएगा। और प्लीज मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर मत करो। सीमा हैदर कैमरे के सामने कह चुकी है कि उसका एक भाई पाकिस्तानी सेना में है, लेकिन ऑफ द कैमरा उसने कहा कि उसके भाई को शायद पाकिस्तान की सेना से निकाल दिया है। किस अपराध में, ये सीमा ने नहीं बताया, लेकिन जब हमने उसकी पहचान पूछी तो सीमा हैदर ने बिना सिर की एक तस्वीर दिखा दी। जो है मतलब आपको फेसबुक वगैरह पे है, वो आपके भाई वगैरह फेसबुक वगैरह पे है? हाँ, भाई के आपके क्योंकि बातें ये चल रही है ना कि कोई भाई नहीं है, सब जिस प्रकार की बात बोल रही है। ठीक है बस चलूं मैं। फेसबुक वगैरह पे जो है, फेसबुक पे फोटो है, बर्थडे फोटो है, अभी है। हाँ लाइए तो निकालें। आप लोग भी बहुत परेशान हो जाइए, बहुत ज्यादा परेशान हो। ये सचिन को आप बताया था कि आपका भाई आर्मी में? सब पता मुझे, सचिन के बाद से मेरा भाई आर्मी में अभी तो गया है। मेरा भाई नहीं भी हो रहा है। गोला पहुंचाओगे? कोई नहीं, बच्चे को सामने लाओ। चुप हो जा। एक पूरा भी नहीं है, एचपी शूट लिया गया, लड़के काम एचपी शूट ले लो, आईडी आ जाएगी। हाँ, मुंह नहीं आ रहा, बॉडी आई है उसकी फोन इसकी शूट से ज्यादा सब मीडिया निकाल रहे थे ना, मैंने रिलीज कर दिया। सीमा बहुत सारी बातें बता रही है, उससे ज्यादा बातें छुपा रही है। सवाल जैसे उससे 4 मोबाइल बरामद हो, उसे इतने मोबाइल नंबर रखने की जरूरत क्यों थी? इन 4 में से उसका एक पाकिस्तान वाला फोन टूट गया। सवाल यह भी है कि सिर्फ पाकिस्तान वाला मोबाइल ही टूटा, क्या उसमें कोई बड़ा राज छुपा था? सीमा ने सचिन के साथ हुई चैट डिलीट क्यों कर दी? सीमा और सचिन के बीच किन किन नंबरों पर और किस किस ऐप के जरिए बातचीत हुई? क्या सीमा ने 6 पासपोर्ट रखे थे? अगर हां तो क्यों? 5वीं पास सीमा बड़े बड़ों से तेज कैसे है?
सीमा अवैध तरीके से भारत में रह रही है। लेकिन इसके बाद भी उसका आत्मविश्वास गजब का है। क्या सीमा को ऐसे सवालों का सामना करने की खास ट्रेनिंग मिली?